Okay, so ladies and gentlemen, welcome to the class, and let's start a new module today. And the name of the module is Data Link Layer. Now, your question, uh, let me see what's in the Assalamu alaikum, वालेकुम अस्सलाम आफ्ताब. तो हमारा टॉपिक जो है वो है नया मॉड्यूल है डेटा लिंक लेयर. अब आपका सवाल पहला तो ये होना चाहिए, भैया आप हमें क्यों पढ़ा रहे हैं? एंड द आंसर इज क्योंकि हमने कहा है कि इस कोर्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है, इस कोर्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव ही ये है कि चलो इसको वाइड कर देता हूं, हम टीसीपी आईपी सूट को सीखना चाहते हैं, जिसमें आपको पता है कि 5 लेयर्स हैं. कितनी लेयर्स हैं? 5 लेयर्स. अब 5 लेयर्स में आपको अगर अगर नहीं कंफर्म, आपको अब आइडिया है कि दैट लेयर स्टार्टेड विद द फिजिकल लेयर. आफ्टर द फिजिकल लेयर डेफिनेटली वी हैव द डेटा लिंक लेयर. Data link layer. After the data link layer, we have the internet layer or the network layer. After the internet or network layer, we have the transport layer, and finally we have the application layer. So, and we always number them like 1, 2, 3, 4 and 5, and never use the reverse. ये नहीं कहते कभी भी कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है. अगर काउंटिंग वाइज देखा जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उससे फर्क ये पड़ता है कि कल अगर मिसाल के तौर पे मूसा कहता 2, तो मूसा में और उसके दोस्तों में लड़ाई हो जाती, कोई कहता ट्रांसपोर्ट लेयर 2 है और कोई कहता डेटा लिंक लेयर 2 है. तो इसका मतलब है कि रिसर्च कम्युनिटी में एक जो हमहंगी है वो खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है. तो इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन दिस टाइप इज नेवर यूज्ड. अब क्योंकि हमने लास्ट क्लास में, इफ यू रिमेंबर, we covered the this part which was the physical layer. We completed it, and naturally the next layer should be data linking. That is the reason we are today on module 6, which is about the data link layer, which covers layer 2. ठीक है जी. अब अगर हमें ये क्लियर हो गया, अपना आइडिया क्लियर हो गया कि व्हाई वी आर स्टार्टिंग ए चैप्टर, ए मॉड्यूल with the data link layer and why not some other topic. So we are very clear now that we did this because after the physical layer, after the layer 1, we should go for the layer 2. अब अगर हमें ये भी क्लियर हो गया तो फिर हमेशा we started with the LO. Always we started with the LO, which means चले, which means LO means learning objectives. हम इस चैप्टर में, मॉड्यूल में, जिसका नाम डेटा लिंक लेयर है, क्या सीखना चाहते? तो जनाब सबसे पहले तो लाजमी तौर पे अगर हम लेयर 2 पे हैं तो हम लेयर 2 का पर्पस देखना चाहेंगे. डिस्क्राइब द पर्पस एंड फंक्शन ऑफ द डेटा लिंक लेयर. फिर हम क्या करना चाहेंगे? we definitely, because our this CCNA course is targeting either the local area networks or the wide area networks. तो हम इन दोनों नेटवर्क्स की, चाहे वो लोकल एरिया नेटवर्क हो या वाइड एरिया नेटवर्क हो, हम इसकी टपोलॉजीज देखना चाहेंगे, टपोलॉजीज पढ़ना चाहेंगे. दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ लेयर 2. एंड देन, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया और फिर बताऊं कि अगर ये मेरा टीसीपी आईपी सूट है और अभी हमने कहा कि ये अगर मेरी एप्लीकेशन लेयर है, ये मेरी ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये मेरी नेटवर्क या इंटरनेट लेयर है, ये मेरी डेटा लिंक लेयर है, और ये मेरी फिजिकल लेयर है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने आपको बार बार बता रहा हूं और हमेशा बताता रहूंगा कि आपका डेटा यहां से कोई एप्लीकेशन क्रिएट कर रही है, जनरेट कर रही है. जैसे मेरे केस में जूम ये काम कर रहा है.
जूम एक एप्लीकेशन है जो कि मेरी वॉइस को, मेरी वीडियो को, मेरी स्क्रीन को, सबको से को बिट्स में कन्वर्ट करके इस यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल के हवाले कर, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल उसको ट्रांसपोर्ट लेयर के हवाले कर रहा है। लाजमी तौर पे आफ्टर सम प्रोसेसिंग उसको ट्रांसपोर्ट लेयर के हवाले करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोसेसिंग में क्या करता है कि जो चीज उसको एप्लीकेशन लेयर से मिली है वो इसके साथ वो इसके साथ एक एक अदद एडिशनल कुछ इंफॉर्मेशन ऐड कर दे, जिसको मैंने रेड रेड से रिप्रेजेंट किया। और इस रेड पार्ट को कहते हैं हेडर। क्या कहते हैं? हेडर। अब इस हेडर में लेडीज एंड जेंटलमैन, इस हेडर में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो कि किसी भी दूसरी मशीन के ट्रांसपोर्ट लेयर के अलावा और कोई समझता नहीं है, वो इसको प्रोसेस करेगा। फिर ये सारा का सारा along with this header, along with this header, it is given to the lower layer, which is the network layer. This complete is given to the network layer, and we call it a PDU. This is the PDU of transport layer. जब इसके साथ ये लग गया, header लग गया, तो what will we be calling it? Generically, we will call it PDU, but more better to name it something different. Means अगर यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे दो प्रोटोकॉल हैं, या टीसीपी या यूडीपी। अगर ये टीसीपी का ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल इस्तेमाल हुआ तो यू विल कॉल देम द सेगमेंट। यू विल कॉल दिस पीडीयू एज अ segment. And if Swaraj UDP is used, then instead of calling the segment, you will be calling it UDP datagram. UDP datagram. क्लियर है? अब जब ये सारा कुछ नीचे की लेयर को आ गया, नेटवर्क लेयर के पास आ गया, तो नेटवर्क लेयर भी उसके साथ अपना हेडर ऐड करेगा। हम ये सारे हेडर्स पढ़ेंगे कि आखिर इसमें क्या है। एंड नाउ वी विल कॉल इट आईपी डेटाग्राम या आईपी पैकेट। आईपी डेटाग्राम आईपी डेटाग्राम या पैकेट, आईपी पैकेट। Then, ladies and gentlemen, our interest today at this layer, data link layer. So what it do? It receives the whole of this chunk. It receives the whole of this chunk like this and adds its own header to it. Its own header as well as the trailer. Header as well as the trailer. And now this something new PDU is called frame. What we call it? Frame. तो इस चैप्टर की हमारी मकसद ये है कि हम इस फ्रेम को स्टडी करें। And then this frame is given to the physical layer, and physical layer receives the bits in the frame and converts them into signals, and these signals are then sent on to the medium. Does it make sense? आज ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन है। नासिर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, दैट्स गुड। अब्दुल वदूद, आफ्ताब, असद, दानियाल, मुनीब, इकरा, नौशीन ने भी आज इसी को प्रेफर किया, नॉट बैड। कमर अहमद, रिशवान, रूल्ला, सऊद, शायान अली खटक, सादिया आमिन, सैयद आमिना, उम्मी, सलीम, वकास एंड मुनी, तो नॉट बैड जी। जी, तो क्वेश्चन ये किया गया कि मीडियम क्या है। ये मीडियम आपका कॉपर भी हो सकता है, ये मीडियम आपका फाइबर भी हो सकता है, ये मीडियम आपका एयर भी हो सकता है। हाँ, अगर एयर है
तो फिर ये वाईफाई इसको कहोगे, अदरवाइज इसको आप नहीं कह सकते। इट कैन बी, द मीडियम कैन बी कॉपर, कैन बी फाइबर, और कैन बी एयर। ठीक होगी बात, क्लियर हो गई। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, हमारा जो एम्फेसिस है, वो है इस लेयर के ऊपर, यानी कि इस फ्रेम के ऊपर, यानी कि इस हेडर के ऊपर और इस ट्रेलर के ऊपर। ये हमारा एम्फेसिस की जगह है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड एडिंग ऑफ दीज हेडर्स एंड मे बी ट्रेलर इज दिस फिनोमिना, बार बार आपको बताता रहता हूं, इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। कार्ड इनकैप्सुलेशन, ठीक है। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसलिए मैंने कहा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, डेटा लिंक फ्रेम को स्टडी करना। हमारा फ्रेम, इस फ्रेम को स्टडी करना हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आखिर इस फ्रेम में क्या है और वो क्या फंक्शंस डेटा लिंक लेयर को प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है पर्पस ऑफ दी डेटा लिंक लेयर। पर्पस ऑफ दी डेटा लिंक लेयर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब ये सबसे पहले आप ये भी पूछ सकते हैं कि ये डेटा लिंक लेयर कहाँ पे इंप्लीमेंटेड है। ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि आपकी जो एप्लीकेशंस हैं, ये तो आपके हार्डवेयर में, सॉरी 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 सॉरी, आपके सॉफ्टवेयर में, जैसे जूम मैंने यहाँ पे इंस्टॉल की हुई है। अब एप्लीकेशन लेयर से लेके नेटवर्क लेयर तक ये मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में कहाँ है, ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद है। मिसाल के तौर पे इफ आई एम यूजिंग HTTP, तो क्या मैंने कभी HTTP इंस्टॉल किया है? नहीं। क्या मैंने कभी FTP इंस्टॉल किया है? क्या मैंने कभी SMTP किया है? नहीं। दे आर अवेलेबल इन द एप्लीकेशन, इट मींस द एप्लीकेशन लेयर इज अवेलेबल टू मी। ठीक है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर। उसके बाद ये डेटा लिंक लेयर और पार्ट ऑफ द फिजिकल लेयर, बल्कि कंप्लीट फिजिकल लेयर, दे, बल्कि ये कहना चाहिए, थोड़ा सा इसको मैं ट्रू कर दूं, सही कर दूं, इसको यहां से मिटा देता हूं, और अब मैं एक डिफरेंट कलर से यहां पे मैं लगाता हूं। दिस इज इन दी हार्डवेयर, दिस इज इन दी हार्डवेयर। एंड ये आप कहेंगे छोटा सा जगह क्या रह गया, ये सॉफ्टवेयर में, या कह लें कि ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है। इसको इसलिए हम आगे जाके देखेंगे कि ये डेटा लिंक लेयर दो सब लेयर्स में टूटा हुआ है। डेटा लेयर कितने लेयर्स में टूटा हुआ है? दो। The upper layer is called, the lower one is called, which is more important, everything is important, is called MAC sublayer. MAC sublayer. And the above one is called LLC, logical link control sublayer. Logical link control sublayer. देखेंगे कि इन दो लेयर का, सब लेयर्स का क्या फंक्शन है इस डेटा लिंक लेयर के अंदर। तो ये जो मैंने जगह छोड़ी, यहाँ पे आपका LLC पड़ा हुआ है, और जहां मैंने ये बंद की, वहां पे आपका ये मैक पड़ा है, और फिर फिजिकल लेयर। शाबाश। कोई क्वेश्चन हो तो करें। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, कम ऑन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आस्क बोल्डली। कोई डर, मोर, होप, शाइनेस नहीं होनी चाहिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, द न्यू क्वेश्चन इज, तो इसको बड़ा कर देने, अमीना का सवाल है, सर फिजिकल लेयर कन्वर्ट बिट्स टू सिग्नल्स। यस, वेरी राइट, आपने ठीक सोचा, सही कहा। फिर क्या हुआ? आर दिस बिट बेसिकली दी फ्रेम रिसीव फ्रॉम द डेटा लिंक लेयर। बिल्कुल आपने ठीक जवाब, खुद ही सवाल किया, खुद ही जवाब दिया कि मैंने अभी ये बताया है कि डेटा लिंक लेयर, देखें डेटा लिंक लेयर का जो फ्रेम है, ये जब फिजिकल लेयर को मिलता है तो इसमें है तो बिट्स,
तो वो इसको फ्रेम वाइज नहीं देखता, वो इसको बिट वाइज देखता है, और हर बिट को सिग्नल में ही कन्वर्ट करता जाता है और मीडियम पे डालता जाता है। क्यों आमिना, करो बात। दो मैसेजेस आ गए। यस, अंडरस्टूड, गुड आफ्ताब। मैक एंड एलएलसी, बिल्कुल हमने यही लिखा है यहाँ पे, देखें, मैक और एलएलसी। यहाँ भी लिखा है मैक और एलएलसी। लेकिन आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आई, क्या आप इनका मकसद पूछ रहे हैं या बता रहे हैं कि जी ये डेटा लिंक लेयर है, ये दो सब लेयर में टूट रहा है। एक का नाम है लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर, और दूसरी सब लेयर का नाम है मैक मीडियम एक्सेस कंट्रोल सब लेयर। ओके, लेकिन इसको बताने से पहले आपको, अगर पहले तो आप लोगों ने देखा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको दिखाता हूं। जी, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जस्ट आपको दिखाना मकसद ये था, क्योंकि आपने पहले देखा हुआ है, लेकिन जस्ट ताकि आपकी मेमोरीज में ये बात रहे कि आपकी मेमोरीज में ये बात रहे कि ये है वो, मैंने कहा ना हार्डवेयर में, ये है वो हार्डवेयर जिसको हम कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो आपका मैक सब लेयर और पार्ट ऑफ द फिजिकल लेयर वो यहाँ पे मौजूद है, इस पे मौजूद है। और आपको पता है यहाँ पे आपका मीडियम, यहाँ पे आपका मीडियम, या यहाँ पे आपका मीडियम लग जाता है, और आपका नेटवर्क पे चीज, मीडियम पे चीज चली जाती है। इसके इस ये भी पार्ट ऑफ द, क्योंकि हमने पढ़ा है फिजिकल लेयर में कि ये जो हमारे कनेक्टर्स हैं, जो हमारे ये पोर्ट्स हैं, दे आर पार्ट ऑफ दी फिजिकल लेयर। इसलिए मैंने कहा कि इसके ऊपर आपका फिजिकल लेयर का हिस्सा और आपका मैक सब लेयर वो इस कार्ड के ऊपर मौजूद है। इसी तरह अगर मैं ये दिखाना चाहूं तो ये आपको एक और इसी टेक्नोलॉजी का, ईथरनेट टेक्नोलॉजी का कार्ड नजर आ रहा है। तो शायद आपको नजर आ रहा है कि इस कार्ड पे भी देखें, ये आपके उसके लिए मीडियम के लिए जगह है। तो इसका मतलब इस कार्ड का काम ये है कि ये बिट्स, ये फ्रेम बनाता है, और फ्रेम फिजिकल लेयर के हवाले कर। दिस इज अनदर और सेम एग्जांपल, बट पहले वाले कार्ड में दो इंटरफेसेस थी, दो पोर्ट थी। एक RJ45 के लिए, यानी कि यूटीपी या एसटीपी यानी कॉपर के लिए, और दूसरी कोएक्सियल के लिए, एक ट्विस्टेड पेयर के लिए और एक कोएक्सियल के लिए। लेकिन ये जो नए कार्ड आए उनमें, जैसे आपको मैंने बताया भी कि कोएक्सियल अपनी मार्केट को कायम नहीं रख सका, उसने अपने आप को इंप्रूव नहीं किया, इसलिए नहीं रख सका। तो दैट इज, इसलिए वजह से शायद आप लोग अपनी मार्केट मेंटेन रख सकेंगे कि आप सैटरडे संडे को भी काम कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो कि आप अपने और दोस्तों से आगे निकलें। तो इसी तरह ये एग्जांपल आपको दी। अब ये कौन सी एग्जांपल बनेगी, कौन मुझे बताएगा आप में से? तो दानियाल, ये एक और एग्जांपल, ये क्या चीज है? नहीं कहना जहाज है, ये वायरलेस का एनआईसी कार्ड है, ये वायरलेस का एनआईसी कार्ड है। तो यहां तो बड़ा ही क्लियर हो गया कि इसको एलएलसी से मिलेगा, एलएलसी मैक को देगा, मैक यहाँ पे इंप्लीमेंटेड है, और ये देगा फिजिकल लेयर को, और एंटेना इज पार्ट ऑफ द फिजिकल लेयर। तो ये और एयर इज अवेलेबल, तो एयर के थ्रू दैट विल, जी आफ्ताब ने कहा कि जी दिस इज वायरलेस एनआईसी कार्ड, वाईफाई एनआईसी कार्ड। तो ये आपने पहले भी देखा हुआ है, लेकिन दोबारा इसलिए बताया कि आपको पता चले कि डेटा लिंक लेयर कहाँ है। मैंने जब लिखा वहां हार्डवेयर, तो कौन सा हार्डवेयर ऐसा है जिसके ऊपर ये चीज, ये लेयर पूरी की पूरी मौजूद है? तो इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, इसीलिए लेडीज एंड जेंटलमैन,
इसलिए मैंने यहाँ लिखा था हार्डवेयर, और फिर दिखाया हार्डवेयर के कोई कंफ्यूजन ना रहे कि जी पता नहीं वो कौन सा हार्डवेयर है जो यहाँ पे लगेगा। तो हमने आपको बता दिया कि वही हार्डवेयर है जो कि आपने कई दफा पहले देखा हुआ है। क्लियर नौशीन? ओके, आगे बढ़ते हैं जी। हमारे पास अच्छा, तो नौशीन कह रही है यस सर ऑल क्लियर, और आपने ये भी बता दिया। अब सवाल ये है कि हम इसको ड्राइविंग तौर पे इन दो सब लेयर्स को डिटेल में पढ़ेंगे, कोई शक नहीं है। लेकिन ये इतना, क्योंकि आफ्ताब कहता है थोड़ा सा बता दे, तो मैंने कहा थोड़ा भी बताएंगे और फिर बाद में ज्यादा भी बता देंगे, कोई मसला नहीं है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, थोड़ा ये है कि जैसे आप मैंने आपको बताया कि ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम है, यही बताया ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और नीचे क्या है, ये हार्डवेयर है, यही बताया ना। तो हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान एक सैंडविच का काम ये एलएलसी करता है, और हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड करता है। जैसे बाज औकात आप किसी बॉस के कमरे में जाते हैं, तो उसका पीएन बाहर खड़ा होता है, कहते हैं जी एप्लीकेशन मारा रहा था, ये एप्लीकेशन अपनी मुझे दे दें। और अंदर जाके बॉस को कहता है जी ये या कार्ड, अपना कार्ड दे दे। अंदर लेके कार्ड आपका चला जाता है। इसका मतलब है कि वो एक सैंडविच लेयर के तौर पे काम करता है, वो एक सैंडविच लेयर के तौर पे काम करता है। तो एलएलसी भी यही काम करता है कि हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम को, यानी कि नेटवर्क लेयर को, ट्रांसपोर्ट लेयर को, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स को प्रोवाइड हो जाती है कि आप इस तरह बिहेव करें। मिसाल के तौर पे, अब एक कार्ड लेट करें कि 10 मेगाबिट पर सेकंड का है, और दूसरा कार्ड मिसाल के तौर पे 100 मेगाबिट पर सेकंड, दूसरा 1 गीग का है। तो ऊपर की लेयर को तो बताना पड़ेगा ना कि भाई तुम 1 गीग के मुताबिक डेटा भेजो, तुम 10 मेगाबिट पर सेकंड के मुताबिक डेटा भेजो, तुम 100 मेगाबिट पर सेकंड के मुताबिक डेटा भेजो। तो ये इंफॉर्मेशन कौन देगा? एलएलसी देगा। और उसके मुताबिक ऑपरेटिंग सिस्टम देगा मैक को, और मैक उसको उस तरह प्रोसेस करेगा। तो ये बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग है आपके इन दो लेयर्स की। क्लियर हो गया? ओके। तो यहां पे हमने कहा कि जनाब देयर इज ए प्रॉब्ली क्वेश्चन। रिश्वान का रिश्वान का क्वेश्चन है, सो द डेटा लिंक लेयर इज डिवाइडेड इन टू सब लेयर्स एंड इट इज कनेक्शन बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर। देखिए यही बात मैंने की है कि आपका लेयर 2 जो दो सब लेयर में टूटा, एलएलसी आपके हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अपर लेयर्स को। और अपर लेयर कहाँ पे है? ऑपरेटिंग सिस्टम में है। तो आप कह सकते हैं कि जी इट इज ए the two sub-layers में से the upper sub-layer job is to give information of the hardware related information to the operating system, to the network layer, to the transport layer. So I hope it makes sense now to you people. So ladies and gentlemen, new message. Okay, nice. तो कहता है कि डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन एंड डिवाइस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो अभी आपने फिजिकली देख लिया कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या चीज है, देख लिया ना। फिर क्या कहता है? इट अलाउज अपर लेयर प्रोटोकॉल लाइक नेटवर्क लेयर, लाइक ट्रांसपोर्ट लेयर टू एक्सेस द फिजिकल मीडियम। अगर ये दरमियान से, अगर दरमियान ये आपका नेट ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये आपका नेटवर्क लेयर है, और यहाँ पे आपका मीडियम है, यहाँ पे आपका मीडियम है। लेकिन अगर दरमियान में ये डेटा लिंक लेयर नहीं है, तो ये नेटवर्क कभी भी इसको नहीं दे सकता। देखिए ना, अगर मिसाल के तौर पे आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अगर ये इंटरफेसेस ना होती तो कैसे ये, और ये बिट्स को नीचे, क्योंकि वो भी इसी इसी के ऊपर इंस्टॉल्ड है, लेकिन है वो फिजिकल का काम कि वो उसको इनकोड करे, वो उसको सिग्नल में कन्वर्ट करे, और फिर इन इंटरफेसेस के जरिए मीडियम को
दे दे, या इस इंटरफेस के जरिए एयर को दे दे। क्लियर? कहते हैं इट अलाउज अपर लेयर प्रोटोकॉल टू एक्सेस द फिजिकल लेयर मीडियम एंड इनकैप्सुलेट दी लेयर। लेयर थ्री का इनकैप्सुलेट अभी बताया, इनकैप्सुलेट का मतलब है जो ऊपर से यानी लेयर थ्री से जो डेटा आता है उसके साथ अपना हेडर लगाए, और फिर उसको उसको आईपी पैकेट नहीं कहे जाएगा, बल्कि उसको लेयर टू फ्रेम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? लेयर टू फ्रेम। इस डेटा लिंक लेयर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक और फंक्शन भी है, although मैंने अभी तो कोई फंक्शन बताया ही नहीं, वो ये है कि ये एरर डिटेक्शन के लिए कारआमद है। यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं ये मेरा सोर्स है, अगर मैं ये कहूं कि ये मेरा सोर्स है और ये मेरा डेस्टिनेशन है, या वाइस वर्सा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आल्दो के यहां तो लग रहा है कि डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, लेकिन इस वक्त मिसाल के जैसे कि आपको पता है कि आई एम कनेक्टेड विद जूम, तो माय डेटा इज गोइंग टू द जूम एज वेल। माय डेटा इज गोइंग टू द जूम, जूम तो अमेरिका में है। इवन अगर मैं चाहूं तो मेरा ये वीडियोस ये क्लाउड में भी सेव हो सकती हैं। तो क्लाउड कहीं मेरे आसपास, मेरे कमरे में, मेरे ऑफिस में तो नहीं पड़ा हुआ, क्लाउड तो पड़ा हुआ है मे बी इन यूएस और सम अदर कंट्री। तो सवाल ये है कि ये चीज जब यहां से यानी कि सोर्स से डेस्टिनेशन पे पहुंचती है, तो डेस्टिनेशन को कैसे पता चलेगा कि ये वही चीज है जो सोर्स ने भेजी, रास्ते में इसमें कोई एरर नहीं आया? इस अमल को कहते हैं एरर डिटेक्शन। ये उसको प्रोसेस करने से पहले ये इंश्योर करता है कि कोई एरर नहीं है, क्योंकि अगर एरर है तो फिर तो गार्बेज है, फिर तो गंद है। उसको प्रोसेस करने का या उसको सेव करने का, उसको अपनी हार्ड डिस्क में लाने का, उसको अपर लेयर्स को देने का कोई फायदा नहीं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे डेटा लिंक लेयर का, कि वहां पे एरर डिटेक्शन होती है। और कहाँ होती है? अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, तो अगर मैंने यहाँ पे कहा था कि यहाँ पे हेडर भी लगता है डेटा लिंक लेयर में और ट्रेलर भी लगता है, तो ये ट्रेलर का काम है, ये ट्रेलर का काम है कि ये एरर डिटेक्शन करे। क्या करे? एरर डिटेक्शन करे। इसलिए इस ट्रेलर को बाज औकात हम एफसीएस कहते हैं, बाज औकात नहीं, हमेशा एफसीएस कहते हैं। एफसीएस का मतलब है, ये एफसी वाली एफसीएस नहीं है, इसका मतलब है फ्रेम चेक सीक्वेंस। यानी ये फ्रेम्स को चेक करता है कि ये ठीक है, तो अपर लेयर को दे देता है, प्रोसेस करता है और अपर लेयर को दे देता है, नेटवर्क लेयर को दे देता है। और अगर इसको पता चलता है कि ये खराब है, ये वो चीज नहीं है जो सोर्स ने भेजी थी, तो ये उसको डिस्कार्ड कर देता है, गिरा देता है, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है। इज इट क्लियर? ओके, वापस जाते हैं जी। तो ये क्लियर, ये बात भी समझ आ गई। अल्दो कि अभी आप बहुत अच्छे बच्चे हैं कि नहीं पूछते कि भाई डेस्टिनेशन को कैसे पता चलेगा कि एरर था या नहीं है, ये वही चीज है जो सोर्स ने भेजी है। तो इसके तो मेरे जहन में दो ही तरीके आते हैं। या तो मैं कहूँ डेस्टिनेशन को पहले से पता था, या तो मैं ये कहूँ कि डेस्टिनेशन को पहले से पता था, तो उसने देखा नहीं ये वो चीज नहीं है, ये तो कुछ और आ गया है, गलत हो गया है। सबसे पहले तो इससे भी पहले ये बताना चाहूं कि इकरा, एरर किस एरर की को ऐसे डिफाइन करूं, मुझे तो ये नहीं पता, तो फिर डिटेक्ट करना तो दूर की बात है। एरर क्या है? क्या ख्याल है सिराज? यानी कि हमें सिराज ने बताया कि अगर सेंडर जीरो भेजे
और रिसीवर को 0 की बजाय 1 मिल जाए। यानी कि मिसाल इसकी ये है कि मिसाल का हम कहते हैं कि 0 मीन्स अ लो वोल्टेज, मिसाल के तौर पे -5, लेकिन रिसीवर को जब मिला तो 0 की बजाय यानी कि लो की बजाय हाई मिल गया, हाई मिल गया। देखे ना, सेंटर ने भेजा था ये, सेंटर ने भेजा था ये यानी लो वोल्टेज, लेकिन रिसीवर को मिला ये। क्या मतलब है, ये 0 है तो ये 1 है, इसका मतलब है ये एरर। ये क्या है, एरर है। ये कहना चाहते हैं सराज जी, कुछ और कहना चाहते थे, यही कहना चाहते हैं। इसी तरह इसके अपोजिट भी हो सकता है कि सेंडर ने भेजा हो 1 लेकिन रिसीवर उसको 0 इंटरप्रेट करे। यानी कि सेंडर ने तो भेजा ये हाई वोल्टेज, लेकिन रिसीवर को जब मिला तो वो कम हो गया था, मतलब 1 जो था वो 0 बन चुका था, हाई जो था वो लो बन चुका था। आप कहेंगे ये कैसे मुमकिन है? भाई रास्ते में कई नॉइज आते हैं, तो नॉइज आपके सिग्नल की वैल्यू को, किसी लो वैल्यू को हाई कर सकते हैं और किसी हाई वैल्यू को लो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये -5 था, रास्ते में इसमें कोई +10 ऐड हो गया, नॉइज है ना। कहीं एयर की वजह से, कहीं क्लाउड जो है वो थंडरस्टॉर्म हुआ, या कोई लाइटनिंग हुई, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है। उसकी वजह से ये 10 ऐड हुआ, तो ये -5 में 10 ऐड होगा तो +5 बन गया। तो ये 0 हैज बीन इंटरप्रेटेड बाय द डेस्टिनेशन एज 1। या ये +5 पे था और उसमें -10 ऐड हो गया, इवन -7 हो गया, it has gone to the negative portion, it will be, system will interpret it as 0, which is wrong। इस अमल को कहते हैं एरर, और इसको डिटेक्ट करना डेटा लिंक लेयर का काम। तो एक सवाल आया हुआ है, पहले उस सवाल का जवाब देता हूं और ये बताता चलूं कि रिशवान कह रहे हैं कि हैश मैच, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे हैशिंग इस्तेमाल नहीं हो रही, यहाँ पे सीआरसी इस्तेमाल होता है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक इस्तेमाल होता है, हैश नहीं इस्तेमाल होता रिशवान। लेकिन एक और क्वेश्चन भी आया हुआ है, यहाँ पे नौशीन ने लिखा पैरिटी चेक। पैरिटी चेक इज अगेन अ गुड एग्जांपल, अभी मैं भी इसको एग्जांपल को इस्तेमाल करूंगा, लेकिन पैरिटी चेक इज वेरी वेरी वीक। That's the reason at data link layer it is never used. Data link layer, your parity check example or algo is, you can rightly say machine कि जी this is something which can be used for error detection, but it is too weak and never implemented at the data link layer. So what is implemented here? The algorithm name is CRC, cyclic redundancy check. So there is another question. Got it. Nice. CRC, cyclic redundancy check. This algorithm is used for error detection. अब मैं अपनी बात पे वापस जाना चाहता हूं। मैंने कहा कि मुझे कैसे मुझसे बड़ा डेस्टिनेशन को कैसे पता चलेगा कि सोर्स ने जो चीज भेजी वो नहीं है जो डेस्टिनेशन को मिली है। तो मुझे तो दो ही तरीके महसूस होते हैं। एक मुझे फील होता है कि ये हो कि डेस्टिनेशन को प्रायरली नोन है, पहले से पता है। जैसे आपका कोई दोस्त आपको पहले से बता देता है कि जी फलाना शख्स आपके घर आ रहा है, और जूं ही वो आता है कहते हैं, आप उसे कहते हैं आओ वेलकम, मैं तो आपका इंतजार कर रहा था। कहता आपको कैसे पता चला? क्या मतलब है कि आपके पास तो प्रायर इंफॉर्मेशन थी। क्या ख्याल है? बिल्कुल ही खामोश हो आज। आ, इकरा, आमिना, शायान, रूला, सुलैन, क्या समझते हैं? ये मेरी पहली वाला लॉजिक मेक सेंस?
और डजंट मेक सेंस टू यू? क्या बात, जल्दी से जवाब आना चाहिए, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही आपको नहीं दी ना। जस्ट इट मेक सेंस टू यू और नॉट, बस सिंपल क्वेश्चन है, बुलियन बुलियन क्वेश्चन है, यस और नो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दो लोगों ने, इतने बहुत से नामों से मुझे दो ने जवाब दिया। इकरा ने कहा यस सर, यानी दिस मेक सेंस टू हर। ओके, सादी आमिना भी कहती है कि इट मेक सेंस टू आमिना एंड आमिना एंड इकरा। बट ladies, both the ladies, it doesn't make sense to me. Even I gave this idea myself, but it does not make sense to me. The reason is, within a second, I hope you will agree with me कि why it is not making sense to me. इसका मतलब मुझे अगर पहले से पता था, अगर मुझे पहले से पता था, तो फिर तो मुझे सोर्स को कहना चाहिए भेजो ही मत। भाई मुझे पता है कि आपने क्या भेजना है, मैं खुद ही जनरेट कर लेता हूं अपने लिए। तो दिस इज नॉट द केस, दिस इज नॉट ट्रू। तो इसका मतलब जो पहली मैंने लॉजिक दी, मैंने उसको खुद ही किल कर दिया कि नो, आमिना एंड इकरा, इट्स नॉट द केस। तो डोंट, इट्स नॉट मस्ट दैट यू शुड ऑलवेज एग्री विद मी। नंबर टू, पहला तो फेल हो गया। दूसरा तरीका मैंने कहा कि जनाब शायद डेस्टिनेशन के पास कोई मैजिक स्टिक है, कोई मैजिक है, कोई जादू है, जिसको इस्तेमाल करता है और उसको पता चल जाता है। एंड देन आप जैसे ज़हीन लोगों ने कहा कि आप लोग प्लीज जी अपना पेन इस्तेमाल करना छोड़ दें, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं इसको ब्लॉक कर सकता हूं, बट अच्छा नहीं लगेगा ना जब आपको एक आजादी, क्योंकि अब बाज़ औक़ात आपने कुछ चीजें बतानी होती हैं तो आपको इजाजत दी जाती है कि लिखो, तो कोई चीज ड्रॉ करनी होती है तो कहते हैं कर लो, तो ऐसी हरकत ना करें। एनी आओ आगे दोबारा सुने जी, आगे सुने। तो चले इन्हीं दो से खवातीन से पूछते हैं, क्योंकि 1 मिनट से कम है, तो इन्हीं दो खवातीन से पूछते हैं कि इकरा एंड आमिना, सम मैजिक, yes or no? Again, a Boolean question for you both. And the answer returned is no. That's great. Okay. Amina boldly said doesn't agree. And I say yes, because in science and technology, there is no term like magic. Then your question should be, how it happens then? And we come to the third option, might be some algorithm, might be okay. तो पहला ऑप्शन भी क्रॉस हो गया, दूसरा ऑप्शन भी आप लोगों ने क्रॉस कर दिया, तो फिर हमें थर्ड ऑप्शन पे आए, मे बी सम एल्गोरिथम which can tell the destination that whatever you have received is the same, good. Not the same, it means error detected, it means throw it. क्या ख्याल है इस थर्ड ऑप्शन पे रूल्ला? पहले दो पे तो हम डिस्कनेक्ट कर गए, हमने अपनी बात वापस ले ली। व्हाट अबाउट द थर्ड? आफ्ताब, अब्दुल वदूद, मुनीब, हमजा, नौशीन, रिशवान, क्या ख्याल है? आफ्ताब का ख्याल है कि जी कोई एल्गोरिथम ऐसा काम कर सकता है, उसने कहा यस। बाकियों का क्या ख्याल है? तो आई गॉट मल्टीपल आंसर्स। आफ्ताब ने कहा यस, रिशवान यस, समथिंग रिलेटेड टू मैथ्स एल्गोरिथम, दैट इज मीन द सेम। Machine, yes, algos. Ikra, yes, good. So lot of answers, very good.
Good participation. And this is the right answer. There is algorithm. And one of the algorithm is as Noshin said, parity check. The other can be even it can be one-dimensional parity check, or it can be two-dimensional parity check. It can be one-dimensional and it can be two-dimensional. Then the next one, checksum, is again an algorithm used for error detection. Again, the one which is used here, CRC and CRC32. The exact name is CRC32. ओके साउथ का क्लियर हो गया मेरी बात जी। तो अब ये काम कैसे करता है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये काम ऐसे करता है कि जो भी मेरे पास डेटा है, जो भी मेरे पास डेटा है, जो भी मेरे पास डेटा है, मैं ये डेटा हैंड ओवर कर देता हूं। ये मैं सोर्स एंड पे बात कर रहा हूं। मैं ये डेटा हैंड ओवर कर देता हूं एल्गोरिथम को। कौन सा एल्गोरिथम? जो मैंने यहाँ पे 4 एग्जांपल्स आपके सामने रखी है। वन डायमेंशनल पैरिटी, टू डायमेंशनल पैरिटी, चेकसम, सीआरसी। सीआरसी में बहुत से वेरिएंट्स है, सीआरसी 8, सीआरसी 10, सीआरसी 12, सीआरसी 16। तो मल्टीपल वेरिएंट है, लेकिन द वेरिएंट आई एम कोटिंग हियर इज सीआरसी 32। So, ladies and gentlemen, I hand over this algorithm, this data, which means one and zeros, to this algorithm. Now, any of these algorithms will perform the same task. And what will be the task? It will process this data and will give us some extra bits, which we called as extra bits, which we call as redundant bits. Redundant bits कैसे, अभी एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा बिट दे देता है। अब एक्सप्लेन करूंगा कि रिडंडेंट बिट कहां से आएंगे। चाहिए कि वक्त के साथ साथ स्टूडेंट की तादाद बढ़ती जाए। एक वक्त में इट रीच टू 20 एंड नाउ इट इज बैक टू 12, विच इज नॉट एप्रिशिएबल। एनी हाउ, आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्या सिस्टम क्या करता है, जो डेटा आपने यहां दिया था वही डेटा यहां कॉपी करता है, और ये जो रिटर्न बिट जनरेट हुई है इनको ट्रेलर में इन रिटर्न बिट्स को डाल देता है। तो डेटा के साथ कुछ चेंज, डेटा को प्रोसेस किया, डेटा ने इस डेटा को, एल्गोरिथम ने इन डेटा को प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद डेटा को हू बहू लिख दिया गया, क्योंकि ये तो इसको तो चेंज करने का कोई मूड ही नहीं है हमारा, ये तो चेंज हो ही नहीं सकता। ये तो किसी की वॉइस है, किसी की पिक्चर है, किसी की वीडियो है, किसी की ऑडियो है, किसी का डेटा है, इसको नहीं चेंज किया जा सकता। किसी का टेक्स्ट है। हाँ, हमने ये जो एक्स्ट्रा बिट्स जनरेट की थी उसको हमने इस ट्रेलर में लिख, और ये दोनों आइटम्स हमने ट्रांसमिट कर दिए थ्रू द फिजिकल मीडियम। टू द फिजिकल मीडियम हमने दोनों ट्रांसमिट कर दी। क्लियर हो गई यहां तक बात? अच्छा, अगर ये बात क्लियर है तो फिर क्या होगा, ये फिजिकल मीडियम से कहां रिसीव होगा, डेस्टिनेशन पे रिसीव होगा। डेस्टिनेशन क्या करती है, यहां से डेटा उठाती है, ये जो डेटा उसको रिसीव हुआ, जो कि सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। अगर रास्ते में किसी ने तब्दीली हो गई तो डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन हमें नहीं पता, कोई जादू नहीं है, कोई पहले से नोन आइटम नहीं है, हो ही नहीं सकता। अब क्या जूम को पता है कि मैं उसको क्या भेज दे, अगले 1 सेकंड में क्या भेजूंगा, अगले 2 सेकंड में क्या भेजूंगा? नो। अदरवाइज जूम कहे भाई सब मत भेजो, फिक्र ना करो, हम तमाम स्टूडेंट को इसकी एक कॉपी
पहुंच जाएंगी। और स्टूडेंट क्या कहेंगे? स्टूडेंट कहेंगे हमें भी मत भेजो, हमें पता है कि क्या आना है। यही कहेंगे ना, हमें पता है कि वीडियो में क्या आना है, हम खुद ही समझ जाएंगे। नो, इसलिए इट इज नॉट नोन प्रायरली, पहले से मालूम नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। डेटा भी उसी एल्गोरिथम को जो सोर्स ने इस्तेमाल किया, उसको ये डेटा हैंड ओवर कर दिया जाता है। तो मैं इसको साफ कर देता हूं। ओके जी। तो एल्गोरिथम ने उसी एल्गोरिथम को, सेम एल्गोरिथम, आप कहेंगे उसको कैसे पता है एल्गोरिथम? ये भी अच्छा सवाल है। उसको कैसे पता है एल्गोरिथम? भाई ये स्टैंडर्ड बॉडी ने स्टैंडर्डाइज किया हुआ है कि यहाँ पे मिसाल के तौर पे सीआरसी इस्तेमाल हो, तो उसको पता है कि यहाँ भी सीआरसी होगा। यानी इस कार्ड को पता है कि ये कौन सा एल्गोरिथम इस्तेमाल करेगा, सीआरसी। तो इसलिए कोई ऐसी चीज नहीं है जो प्रायरली मालूम ना हो। अब क्या होगा? जब ये एल्गोरिथम इस डेटा पे इस्तेमाल होगा, तो ये इस एल्गोरिथम की तो क्वालिटी ही है, इस एल्गोरिथम की तो क्वालिटी ही है कि रिडंडेंट बिट्स जनरेट करता है, रिडंडेंट बिट्स जनरेट करता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये इस रिडंडेंट बिट जनरेट हो गए, और एक रिडंडेंट बिट ये सोर्स के साथ सेंडर ने जो भेजे थे वो भी यहां मौजूद है, जिसको टी के अंदर रखा गया हुआ है, ट्रेलर के अंदर रखा गया है, ट्रेलर के अंदर रखा गया है। अब डेस्टिनेशन क्या करती है कि वो ई रिटर्न बिट जो उसने कैलकुलेट किए, और ये रिटर्न बिट, जहां भी तो रिटर्न बिट है ना, जो उसने रिसीव किए, इन दोनों को, कैलकुलेटेड वन और रिसीव्ड वन को कंपेयर किया जाता है। क्या किया जाता है? कंपेयर किया जाता है इन दोनों को। अगर ये दोनों सेम है, एल्गोरिथम तो सेम है, सोर्स के एंड पे भी वही एल्गोरिथम है, डेस्टिनेशन एंड पे भी वही एल्गोरिथम है, इसका मतलब है कि डेटा दोनों को सेम दिया गया तो रिडंडेंट बिट भी सेम होगी। अगर यहां भी डेटा वही है सोर्स एंड पे, और डेस्टिनेशन एंड पे भी वही डेटा पहुंचा है, और एल्गो वही है, इसमें कोई चेंज नहीं की गई, तो लाजमी तौर पे ये रिडंडेंट बिट जो कैलकुलेट करेगा और जो इसको सोर्स ने कैलकुलेट करके भेजी, दे विल बी सेम। अगर ये सेम है, इसका मतलब ये डेटा गुड है, ये डेटा एररलेस है। लेकिन अगर ये कैलकुलेटेड और रिसीव्ड सेम नहीं है, डिफरेंट है, सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो फिर क्या होगा? इसका मतलब है कि इस डेटा में कुछ तब्दीली आई, एल्गोरिथम तो चेंज नहीं हुआ, तो इस वजह से रिटर्न बिट डिफरेंट आ गए, जिसके कंपैरिजन से पता चला कि नहीं, कुछ मसला है। कहाँ मसला है? नहीं, हमें नहीं पता। हमें नहीं पता कि मिसाल के तौर पे ये 1000 बिट्स थी, 1000 बिट्स थी, मुझे नहीं पता कि कहाँ पे मसला है। सिर्फ ये मसला पता है कि सब में कहीं मसला है, इसलिए हम कहते हैं हम एरर को डिटेक्ट कर रहे हैं, करेक्ट नहीं कर रहे। तो यूं हमें पता चल जाता है कि जो डेटा मिला वो वाकई वो है जो सोर्स ने भेजा या नहीं। क्या यहां तक मेरी बात समझ आई है? तो अच्छी बात, और अगर नहीं आई है तो क्वेश्चन करें, और फिर मैं समझाता हूं कि रिटर्न बिट कैसे निकलती है। शाबाश। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कम ऑन। असद आज बड़ा खामोश है, फिहाम ने भी खामोशी का इंतहा की हुई है, अब्दुल वदूद भी कोई बोल नहीं रहा। क्या ख्याल है शायान, कहाँ पे मसला है बताओ? बड़े लेफ्ट है। हाउ कैन वी मेक श्योर दैट दी ट्रेलर आर,
how we can make sure that the bits in the trailer are not changed upon transmission. Okay. Abdul Wadud, clear? Sayan Adil. Sir, all clear? तो क्वेश्चन जो है वो रिशवान से आया कि जनाब कह ये रहे हैं कि कैसे हम ये कह सकते हैं कि यहां पे कोई एरर नहीं आ गया। अब रिशवान का जवाब देने के लिए फॉर एग्जाम्पल रिशवान, आप मुझसे थोड़ा सा बात करें और बात आपने ये मेरे साथ करनी है कि मैंने जब ये कहा कि यहां पे मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 10,000 बिट्स हैं और यहां पे मैं आपको पहले से बता रहा हूं 32 बिट्स हैं, एंड इफ आई आस्क यू कि अगर मैं कहूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, फर्स्ट केस को मैं फर्स्ट कह लेता हूं फर्स्ट में और इसको सेकंड कह लेता हूं, तो फिहाम और शायद दानियाल भी इसमें क्लास में है, फिहाम दानियाल और कराची से तंग तो नहीं हो गई? कहती है सुबह भी छोड़ता, शाम को भी पढ़ने पे मजबूर करता है। क्वेश्चन मेरा ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन फर्स्ट केस और प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन सेकंड केस कहां पे ज्यादा है, फर्स्ट में कि सेकंड में? सीनियर से इसलिए पूछा कि रिशवान जूनियर है, कम से कम उसको आप हेल्प आउट करें, यही सीनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। शाबाश, कम ऑन सीनियर्स, शो रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक तरफ आपके पास ज्यूम किया गया कि 10,000 बिट्स हैं और एक तरफ फिक्स 32 बिट्स हैं, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज मोर और हाई, while the probability is always between 0 and 1। तो दो तीन जवाब आ गए, उम्मीद करता हूं कि सीनियर्स की तरफ से होंगे। 4 जवाब आ गए, ऑल क्लियर ऑल क्लियर। इकरा, फर्स्ट केस में ज्यादा है। ओके, रिशवान हायर इन द फर्स्ट केस, रिशवान ने भी जवाब अपने सवाल का खुद ही दे दिया, 10,000 बिट वाले में ज्यादा है। दैट्स ए गुड आंसर फहम, 10,000 में ज्यादा है। तो मैं खाली रिशवान का सवाल का जवाब उसे खुद ही मिल गया कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन द फर्स्ट डेटा इज मोर। इवन अगर ट्रेलर में आ भी जाता है विच इज देयर ऑल्दो लेस प्रोबेबल, तो क्या होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम द एरर विल बी इन द डेटा। इस वजह से मैं डेटा से एरर को डिटेक्ट करने के काबिल अपने आप को समझ रहा हूं। डज इट मेक सेंस टू यू रिशवान? अच्छा क्वेश्चन था आपका। लेकिन थैंक्स टू द सीनियर्स, दे हेल्प अस। अंडरस्टूड, दैट्स ग्रेट। तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब सिर्फ एक बात रह गई है कि आखिर ये रिडंडेंट बिट कहां से आएंगे। तो जनाब मैं सबसे आसान एग्जांपल देना चाहूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मिसाल के तौर पे लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं कहता हूं कि जैसे अभी कुछ देर पहले नौशीन ने कहा कि आप इस्तेमाल कर लें पैरिटी चेक, सिंगल बिट पैरिटी चेक। चलें जी, सिंगल बिट पैरिटी चेक। ये कहा था नौशीन। नौशीन को ये भी फिर पता है कि ये इवन पैरिटी भी हो सकती है और ये ऑड पैरिटी भी हो सकती है। अब इनमें से कौन सा इस्तेमाल करना है, अगेन इसमें कोई लॉजिक नहीं है, स्टैंडर्ड की मर्जी है। स्टैंडर्ड कहता है इवन पैरिटी यूज करो तो इवन करेंगे, अगर वो कहता है ऑड करो तो, क्योंकि एक बात पे तो एग्री करना है ना, एक बात पे तो एग्री करना है। मिसाल के तौर पे आपकी क्लास है 4 to 6 है, लेकिन एक क्लास सुबह 8:30 से 11 बजे भी तो हुई है, जिसमें
इकरा भी थी, तो इकरा पूछ सकती है कि भाई क्यों वो एथिकल हैकिंग की क्लास क्यों सुबह हुई है और आईटीएन की क्यों 4 बजे हुई है, ले आफ्टरनून में हुई है। भाई कहीं एक जगह पे तो डिसाइड करना था ना। ओके, अब जेंटलमैन हम बात कर रहे हैं, हम इज्यूम करते हैं कि इवन पैरिटी पे हम एग्री कर जाते हैं कि हमने इवन पैरिटी इस्तेमाल करना है। अब हाउ इट विल हैपन, मिसाल के तौर पे जेंटलमैन, मेरे पास कोई भी बिट्स हैं, मिसाल के तौर पे चले यहाँ पे मेरे पास क्योंकि फिजिकल में लोग कम है लेकिन 3 है, तो 2 बिट मैंने लिख दिए, 2 बिट आप बोल दें। डबल वन बोल दिया हमें मूसा ने, सिराज 01, तो कितने हो गए 6। एक नंबर जो है वो समन बोल दें 0। तो मेरे पास इसलिए मैंने आप लोगों से लिया ताकि आपको आइडिया हो कि कोई ये डेटा कुछ भी हो सकता है। तो डेटा तो किसी के कंट्रोल में नहीं है, कहीं आप ए लिखेंगे, कहीं बी लिखेंगे, कहीं सी लिखेंगे, कहीं 1 लिखेंगे, कहीं 2 लिखेंगे, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी समथिंग लाइक दिस। अब आते हैं जनाब सवाल की तरफ कि अगर मैं इसके साथ इवन पैरिटी यूज कर रहा हूं तो इसमें कितने वंस हैं, 4, 1 2 3 एंड 4। इसका मतलब है कि इसमें पहले से इवन है, इसका मतलब मैं रिटर्न बिट लिख देता हूं कि ये इट शुड बी 0, क्योंकि मैं इसकी इवन पैरिटी को खराब नहीं कर रहा। लेकिन अगर ये डेटा मिसाल के तौर पे ये होता, मैं इसमें माइनर सा चेंज कर लेता हूं, 1 0 0 1 0 0। अब इसमें कितने वंस हैं, 3। इसका मतलब ये ऑड है, ये इवन नहीं है, तो मैं इसको इवन बनाने के लिए रिडंडेंट बिट ऐड कर दूंगा 1। तो अब ये हो गया डेटा, ये हो गया डेटा, और ये हो गए रिडंडेंट बिट्स। अब हम ज्यूम कर लेते हैं कि चलें ये पहला वाला चीज ट्रांसमिट की गई, विच इज आप लोगों की तरफ से है, इसलिए मैं यही लेना चाहूंगा 10111010। ये आप लोगों ने लिखा था ना? और रिडंडेंट बिट में एल्गोरिथम ने कैलकुलेट किया कि जी इट शुड बी 0, तो हमने यहाँ 0 लिख दिया और हमने ये दोनों चीजें ट्रांसमिट कर दी। अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इसका कम है, तो हम कहते हैं जी ये ठीक आया होगा, ये हमने 0 लिख दिया। अब डेटा, अब डेटा अगर ये डेटा अगर ये डेटा अगर ये डेटा जी अगर ये डेटा यही रहे 1 0 1 1 0 1 0, यही रहे, तो ये एल्गो के पास जाएगा, एल्गो फिर इसका चेक करेगा कि इवन पैरिटी क्या ऑड है। अगर ये पहले से इवन है तो रिटर्न बिट क्या कैलकुलेट कर देगा, और आपको भी 0 मिला हुआ है। आप दोनों 0 को जब कंपेयर करेंगे तो आप कहेंगे ये क्या है, सेम है, और आप कहेंगे इसका मतलब है कि डेटा में कोई मसला नहीं है। दैट्स वेरी सिंपल। समन को नहीं समझ आ रही, दोबारा देखिए। समन, आपने कहा, आपने नंबर दिया मुझे ये, और जब ये नंबर दिया तो मैंने इसमें से वंस काउंट किए। अब उम्मीद करता हूं आपको पता है इवन का मतलब होता है कि 0 2 4 6 8। इसका मतलब है कि इसमें कितने वंस हैं, 4। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूं तो ये 5 हो जाएंगे, इसका मतलब ये ऑड हो जाएंगे। और मैंने ऑड पैरिटी यूज नहीं की, मैंने इवन पैरिटी इस्तेमाल की, तो इसका मतलब मैंने 0 लिख दिया अपने रिडंडेंट बिट में ताकि इसकी इवन पैरिटी डिस्टर्ब ना हो। हाँ, अगर मैंने कहा कि अगर ये होता जिसमें 3 वंस हैं, 3 वंस हैं, तो 3 को यानी ऑड को इवन बनाने का तरीका ये है कि मैं एक 1 अपनी तरफ से ऐड कर दूं, तो मैंने रिडंडेंट बिट में 1 ऐड कर दिया। तो यूं मैंने डेटा से रिडंडेंट बिट्स एल्गो की मदद से, और एल्गो कौन सा है जो कि हमें नौशीन ने कहा, सिंगल बिट पैरिटी चेक, ये एक एल्गोरिथम का नाम है जो यही काम करता है जो मैंने आपको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब मैंने कहा कि जनाब अगर ये पहली वाली एग्जांपल ले लूं तो मेरा डेटा है 10 11 10 10। आप ये देख सकते हैं, और पैरिटी बिट जनरेट हुई है
यानी रिडंडेंट बिट जनरेट हुई है 0। मैंने इलाज तो पे फिजिकल मीडियम पे भेज दिया। अब दो बातें होंगी, या तो ये खराब हो जाएगा या नहीं होगा। अगर ये खराब नहीं हुआ तो यूं पहुंचेगा 10111010 और रिटर्न बिट में 0 आएगा। रिसीवर क्या करेगा, डेटा को उठाएगा और उसको उसी एल्गोरिथम को, जो कि हमारे केस में अब पैरिटी चेक है, पैरिटी चेक एल्गोरिथम के हवाले कर देगा। वो फिर इसको यहाँ पे लिखेगा, मिसाल के तौर पे 10111010 काउंट करेगा कितने इसमें वंस हैं, आपने कहा 4। इसका मतलब है कि रिटर्न बिट वो कहेगा कि 0 होनी चाहिए। इसका मतलब रिटर्न बिट कैलकुलेट हो गया 0 और रिसीव क्या हुआ, वो भी 0। दोनों को कंपेयर किया तो क्या जवाब आया, सेम। अगर ये सेम है तो इसका मतलब ये डेटा में कोई तब्दीली नहीं हुई। लेकिन अगर लेकिन अगर लेकिन अगर मिस कोई भी बिट, मुझे नहीं पता, कोई भी बिट इसमें तब्दील हो गया, मैं आखिरी बिट को तब्दील कर देता हूं। मैं आखिरी बिट को तब्दील कर देता हूं। और तब्दील मैं रेड पेन से करता हूं ताकि आपको नजर आए। ये जनाब आखिरी बिट जो 0 था वो क्या हो गया, 1 हो गया। अब जब ये हम इसको देंगे तो यहाँ पे 1 हो गया, ये चीज रिसीव हुई। अब इसमें कितने वंस हैं, 1 2 3 4 5। इसका मतलब रिटर्न बिट क्या होना चाहिए, 1, क्योंकि आप 5 हैं। इवन करने के लिए एक 1 चाहिए, ये 1 ऐड कर दिया। अब रिटर्न बिट हमारे कैलकुलेट जो हुआ वो 1 है और जो रिसीव हुआ वो क्या है, वो तो 0 है। ठीक है ना, 0 भेजा गया था, 0 है। अब ये क्या दोनों 0 और 1 सेम है, नहीं डिफरेंट है। जब ये डिफरेंट है तो बस मैंने कहा जो डेटा इस्तेमाल आया है वो दुरुस्त नहीं है, वो गार्बेज है, थ्रो इट। बस सारा खराब। यही मूसा ने पूछा कि अगर एक बहुत बड़ा डेटा है, बाजू का हम पूरी पूरी फाइल डाउनलोड कर लेते हैं, जब ओपन करने लगते हैं तो कहता है ये फाइल ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें कोई एक या एक से ज्यादा बिट्स स्लिप हो गई है। अब वो अंडरस्टैंडेबल नहीं रहा। बिल्कुल। आपने वही क्वेश्चन किया जो रिशवान ने कुछ देर पहले किया। रिशवान ने भी ये पूछा कि क्या रिडंडेंट बिट में एरर नहीं आ सकता। हाँ, अगर रिटर्निंग बिट में भी, हमने ये नहीं कहा कि रिडंडेंट बिट में एरर नहीं आ सकता, हमने सिर्फ ये कहा कि रिडंडेंट बिट में एरर आने की प्रोबेबिलिटी यानी चांस कम है। हाँ, अगर आ जाता है, यानी कि मिसाल के तौर पे इसमें एरर नहीं आया, ये वापस इसको हम 0 बना देते हैं, लेकिन ये गलत हो गया, ये एरर में आ गया, तो क्या होगा, लाजमी तौर पे दोबारा हम एल्गोरिथम को देंगे, एल्गोरिथम दोबारा इसका कैलकुलेट करेगा। 0 आया था तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ 1 है। वो चेक करेगा डिफरेंट है, आदो डेटा खराब नहीं है, लेकिन शक पड़ गया है। और अगर आपको शक हो जाए तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है इस पे अमल मत करो। इसका मतलब है इस डेटा को गिरा दो। क्यों, क्योंकि दोबारा ट्रांसमिट करवा लेंगे। गलत किया तो पूरी, अगर 5 GB की फाइल भी है तो वो खराब तस्वर हो जाएगी। है ना, आसान सी बात। अगर आप पूरे का पूरा एक टैंक ऑफ वाटर है आपके घर में, जिसमें मिसाल तो 1000 लीटर पानी आता है, और उसमें मैं 1 कप गंदा पानी जाके डाल दूं, आपका वो 1000 लीटर पानी क्या हो जाएगा, सारा गंदा। ऐसा ही है ना। या आप दूध वालों की दुकान में, बड़े बड़े आजकल वो पड़े होते हैं डिवाइसेस जिसमें दूध पड़ा होता है, और आप जाके उसमें थोड़ा सा गंद जाके गिरा दें, अल्दो वो मानेगा नहीं, कहेगा उसमें सफा दे, लेकिन वो सफा अब साफ नहीं है। तो यहां पर भी हम ये शक वाला चीज नहीं बेचते, नहीं स्टोर करते, नहीं प्रोसेस करते। हम कहते हैं दोबारा मांग लेंगे। शक वाली चीज पे मत जाओ, क्योंकि इससे जितना इससे पहले आया हुआ डेटा और जितना इसके बाद आएगा, सारा करप्ट हो जाएगा। जी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब बात करें, क्या मैं समझाने में कामयाब रहा, या कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन अभी भी है। शाबाश। तो जनाब,
अंडरस्टूड। आमिना क्लास में नहीं पूछती, यहीं पे क्वेश्चन करती है। वेल डन, अच्छा क्वेश्चन किया। कहती है कि इफ टू आर मोर बिट्स, टू आर मोर बिट चेंज एंड पैरिटी रिमेन्स सेम, डेटा स्टिल विल बी रॉन्ग, हाउ टू डिटेक्ट। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन पूछा कि अगर, यही मैं चाहता था कि मुझसे ये ऐसा क्वेश्चन किया जाए, तो क्या आमिना, मैं ये समझूं कि आमिना को डीएसपी अच्छी नहीं लगती, या डीएसपी में तो ऐसा खामोश बैठी होती है, या फ्रेंड ने पकड़ा होता है, क्वेश्चन किया तो अच्छी बात नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं जी। 7 आंसर, चलिए मैं एक नजर देख लेता हूं। ऑल क्लियर, यस सर, यस सर, अंडरस्टूड, यस सर, यस सर, यस सर एंड यस सर। एंड द बेस्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम हियर आमना। कहती है कि जनाब अगर ये हो जाए, अगर कहती है कि ये हो जाए, जैसे अभी हमने ज्यूम किया था ना कि ये आया है, ये चीज ट्रांसमिट की गई है, सॉरी, 10111010। वो कहती है कि अगर ये रास्ते में चलते हुए ये डेटा ये बन जाए 10110001, क्या फर्क है पहले डेटा में जो ट्रांसमिट हुआ यहां से और जो यहां पहुंचा डेस्टिनेशन पे, ये है, क्या फर्क है? तवज्जो दें, तवज्जो दें और आखिरी 2 बिट्स को गौर से देखें, आखिरी 2 बिट्स को बहुत ही गौर से देखें। नहीं काम करता, ना करें। चले, इन 2 बिट को गौर से देखें। पहले 10 था, अब 01 हो गया, यानी कि 2 बिट का एरर आ गया है। कितने बिट का एरर आ गया है? 2 बिट का। अब अगर आप इसकी पैरिटी चेक करें तो अब भी 4 बिट्स हैं। अब भी इसका जो एक्स्ट्रा बिट आएगी, रिटर्न बिट आएगी, वो 0 होगी। अब भी कंपेयर किया जाए, क्योंकि हमने सेंडर ने 0 भेजा तो हम दोबारा यहाँ 0 कर देते हैं, तो अब भी ये लगेगा कि ये डेटा दुरुस्त है, जबकि ये दुरुस्त नहीं है। इसीलिए तो हमने कहा कि मशीन ने जो एल्गोरिथम बताया वो बड़ा ही छोटा है, छोटा बड़ा ही बचकाना है। वो इवन दो, यानी इवन नंबर ऑफ एरर्स आ जाए तो उसको नहीं डिटेक्ट कर सकता, उसको वो डिटेक्ट नहीं कर सकता। इसीलिए तो मैंने प्रीवियस स्लाइड में लिखा, 4 तरीके लिखे कि जनाब 1 बिट पैरिटी या 1 डायमेंशनल पैरिटी, इसको कहते हैं 1 डायमेंशनल पैरिटी। है बड़ा सिंपल। सिंपल क्या है? वंस काउंट करो या जीरोस काउंट करो, तो है तो बहुत सिंपल, लेकिन इफेक्टिव नहीं है। ना कोई प्रोसेसिंग है, ना कोई एक्स्ट्रा वो है। इसीलिए फिर इसको कुछ बेहतर बनाने के लिए 2 डायमेंशनल पैरिटी लाए गए। उसको देख के कहा गया नहीं ये भी कोई इतना इफेक्टिव नहीं है, चेकसम लाया गया। और फिर चेकसम पे भी कहा गया ये भी कमजोर है, सीआरसी लाया गया, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक लाया गया, जो कि जो कि है तो बड़ा सिंपल, लेकिन बड़ा इफेक्टिव है। इसलिए थोड़ा मुश्किल लगता है कि वहां पे अगर सीआरसी को हम पढ़ना चाहें, तो सीआरसी में, क्योंकि हमारे पास तो बिट्स होते हैं 1 एंड 0, लेकिन सीआरसी का मेथड किसने हमें दिया? मैथमेटिशियन। और मैथमेटिशियन साहब जो हैं वो 1 0 पे काम करना पसंद नहीं करते, वो पोलिनोमियल्स पे काम करना, पोलिनोमियल्स के साथ खेलना पसंद करते हैं। इसलिए हम इस मेथड में, यानी सीआरसी में, अपने बिट्स को पोलिनोमियल में कन्वर्ट करते हैं पहले। किसमें कन्वर्ट करते हैं? क्योंकि मैथ्स वाला तो पोलिनोमियल, कभी आपको ने देखा हो कि उसने कोई ऐसा प्रॉब्लम आपकी पूरी लाइफ में सॉल्व किया मैथमेटिशियन है जिसमें बिट्स हो? नहीं, वो तो इस चीज में खुश होता है कि यहाँ लिखो x², यहाँ लिखो 3x², यहाँ पे लिखो समथिंग 5 और 2 मुझे dx, मैं तुम्हें सॉल्व कर देता हूँ।
10 को तो वो कहता नहीं ये वाला काम तो कोई इतनी मजा नहीं आ रहा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम उसको ये बिट्स पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करके दे देते, और फिर वो इसके ऊपर ऑर्डिनरी मैथ्स इस्तेमाल करने के बजाय, यानी ऑर्डिनरी मैथ से मेरी मुराद, ऑर्डिनरी मैथ से मेरी मुराद नॉर्मल अरिथमेटिक है, जो कि आप बचपन से क्लास 5 से पढ़ रहे हैं, क्लास 4 से पढ़ रहे हैं, बेसिक और अरिथमेटिक्स। बेसिक अरिथमेटिक इस्तेमाल करने की बजाय वो मॉडुलो 2 अरिथमेटिक इस्तेमाल करता है। क्या करता है? मॉडुलो 2 अरिथमेटिक, जो कि एक आम बंदे के लिए तो मुश्किल हो सकती है, लेकिन एक इंजीनियर के लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि मॉड्यूलो 2 अर्थमेटिक कुछ भी नहीं बल्कि एक्सक्लूसिव ऑरिंग है। क्या है? एक्सक्लूसिव ऑरिंग। लेकिन अभी आपको ये समझने की, इस कोर्स में समझने की, स्पेशली आपका क्योंकि बैकग्राउंड ना इंजीनियरिंग है ना डेटा ये है, इसलिए नो वरीज। बस ये थोड़ा सा कह लें एक मुश्किल अमल है, लेकिन इससे, जैसे अभी आमिना ने क्वेश्चन रेज किया, यहां से जो आपको रिडंडेंट बिट मिलेंगे दे विल बी वेरी एक्यूरेट। वो एक बिट 2 बिट तब्दील हुए तो वही जवाब वापस आने का कोई चांस नहीं है। प्लस यहाँ पे तो 7 बिट का होना जरूरी था, हर 7 बिट के साथ एक एक्स्ट्रा बिट। यहाँ पे आप किसी भी साइज का डेटा, किसी भी साइज का डेटा ले लो, अगर हमने कहा सीआरसी 8 है तो 8 रिटर्न बिट पैदा होंगी। अगर हमने कहा सीआरसी 10 है तो 10 रिटर्न बिट पैदा होंगी। अगर हमने कहा कि ये सीआरसी 12 है तो 12 बिट होंगी। लेकिन मैंने इस केस में क्या कहा था शुरू में, कि कौन सा सीआरसी यहाँ इस्तेमाल होता है? सीआरसी 32। क्या कहा था मैंने? सीआरसी 32। इसका मतलब हर वक्त चाहे डेटा का साइज कुछ भी है, चाहे 1000 बिट है, चाहे 10,000 बिट है, चाहे 15,000 बिट है, always 32 bits will be generated as redundant bits, and it is very powerful. क्यों आमिना? समझ आई? और क्या हाल है सीनियर्स? अगेन बी रिस्पॉन्सिबल। दानियाल, फिहाम, यस सर। तो आमना गॉट इट नाउ, बट क्वेश्चन वाज नाइस। इस तरह हम एरर को नहीं करना, कोई जादू ना पहले से मालूम, दोनों बातें नामुमकिन, साइंस नहीं मानती। तो फिर ये तरीका आप इस्तेमाल करते हैं। और अगर मैं ये पूछूं कहां पे ये एरर डिटेक्शन होता है, तो आपका जवाब है डेटा लिंक लेयर पे। दैट इज वन ऑफ द पर्पस ऑफ द डेटा लिंक लेयर। अच्छा जी, एक बात और करना चाहूंगा। अभी 4 मिनट है, तो 4 मिनट के बाद ये क्लास एज यूजुअल क्लोज हो जाएगी। नॉर्मली मैं आपको 1 मिनट के अंदर अंदर नया लिंक भेज देता हूं, लेकिन आज से मैं आपको नया लिंक तकरीबन 6-7 मिनट में भेजूंगा, क्योंकि यहाँ पे शावर में मुझे कराची का नहीं पता या और शहरों का, शावर में अभी नमाज का बिल्कुल आखिर आखिर टाइम है, क्योंकि 6:05 पे मगरिब की अजान हो जाएगी। तो हम उस वक्त तक चले 6:15 तक भी ले जाएं तो मगरिब की नमाज खराब नहीं होती, लेकिन ये असर की नमाज निकल जाएगी। तो इसलिए 7-8 मिनट के बाद मैं आपको दूसरा लिंक भेजूंगा। उम्मीद करता हूं कि किसी भी स्टूडेंट को इस पे बल्कि आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी नमाज पढ़ लें। अगर आपके 7-8 मिनट लगते हैं, 10 मिनट भी लगते हैं, तो डजेंट मैटर। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, दुनिया भी इंपॉर्टेंट है, दीन भी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि इससे आपको कोई ऐसा मसला नहीं होगा। नाइस जी, गुड आइडिया, गुड पॉइंट सर, राइट सर, थैंक यू वेरी मच जी। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि अभी तकरीबन 3 मिनट हैं, तो हम देखना ये चाहते हैं कि जनाब, जिसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये आपका नेटवर्क लेयर है, ये आपका डेटा लिंक लेयर है, और उसके नीचे फिजिकल लेयर है, यही बताया था ना।
और मैंने फिर बताया कि डेटा लिंक लेयर दो सब लेयर्स में तोड़ दी गई, एक एलएलसी और एक मैक सब लेयर। एक लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर, एलएलसी लॉजिकल लिंक कंट्रोल, और एक मीडियम एक्सेस कंट्रोल सब लेयर। अब हर लेयर को कोई ना कोई स्टैंडर्डाइज करेगा। स्टैंडर्ड के बगैर नेटवर्किंग नहीं चलती। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ इसका स्टैंडर्ड दिया IEEE ने, और स्टैंडर्ड का क्या नाम है? 802 803.2। यहाँ पे 802.2 लिखा है, तो मैं इसके साथ ही चलूंगा। नंबर में बाजू का गलती हो जाती है। तो LLC ने को किसने स्टैंडर्डाइज किया? IEEE ने। और स्टैंडर्ड का क्या नाम है? 802.2। ठीक है, ये क्लियर होगी मेरी बात? क्या स्टैंडर्ड में डिफाइन किया गया कि जनाब नीचे, अभी आपको देखे, मैं अभी बताऊंगा, मुख्तलिफ हार्डवेयर हैं। चले अभी से आप पहले ही आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये थोड़े ही बताए गए हैं, मैं इससे ज्यादा अभी आपको बताता हूं। मिसाल के तौर पे अगर ये इथरनेट यहां लगा हुआ है, तो ये इथरनेट, देखो इथरनेट। अब आपको पता होना चाहिए कि इथरनेट 10 मेगाबिट पर सेकंड भी हो सकता है, 100 मेगाबिट पर सेकंड भी हो सकता है, 1 गीग भी हो सकता है, 10 गीग भी हो सकता है। इसका मतलब इथरनेट की चार, 10 मेगाबिट पर सेकेंड, 100 मेगाबिट पर सेकेंड, 1 गीग, 10 गीग, और फ्यूचर में से भी ज्यादा हो सकता है। तो अब ये इंफॉर्मेशन किस अपर लेयर को पास करनी है? क्योंकि अपर लेयर अब डेटा भेज रहा है। अगर मैं भेज 10 मेगाबिट पर सेकेंड रहा हूं, कर सक रहा हूं, और वो मुझे 20 मेगाबिट पर सेकेंड के हिसाब से दे रहा है, तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। अगर मैं 10 मेगाबिट पर सेकेंड कर सकता हूँ और वो मुझे 2 मेगाबिट पर सेकेंड दे रहा है, तो मैं रिसोर्सेज आया कर रहा हूँ। इसलिए इस लेयर का काम, जिसे सैंडविच लेयर मैं कहता हूं, इस सैंडविच लेयर का काम क्या है कि ये लोअर लेयर की इंफॉर्मेशन अपर लेयर को पास करती है। और हर एक इस हार्डवेयर का अपना अपना IEEE का स्टैंडर्ड है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर ये इथरनेट है, तो ये कार्ड बनाने वाले ने सबसे पहले इस स्टैंडर्ड को पढ़ा, IEEE 802.3, 802.3। इसी तरह अगर ये वाईफाई का कार्ड है, ये वाईफाई का कार्ड है, ये दो टुकड़ों में तोड़ दी गई। एक टुकड़े का नाम है एक टुकड़े का नाम है लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर, और दूसरी टुकड़े का नाम है मीडियम एक्सेस कंट्रोल सब लेयर। फिर हमने कहा कि जी LLC सब लेयर क्या करता है? कम्युनिकेट बिटवीन द नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर एट द अपर लेयर। यानी कि आप अपर लेयर में कौन से हैं? नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड द हार्डवेयर एट द लोअर। ये हार्डवेयर, ये सारा का सारा हार्डवेयर, और ये सारा का सारा सॉफ्टवेयर, उनके दरमियान में बातचीत का काम किसके हवाले है? LLC। जबकि मीडियम एक्सेस कंट्रोल का क्या काम है, हम पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल में। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि आखिर ये मैक सब लेयर क्या करता है। तो मैं कहूंगा ये इनकैप्सुलेशन करता है। इनकैप्सुलेशन का मतलब है कि हेडर ऐड करता है। इनकैप्सुलेशन का क्या मतलब होता है? समन, हेडर ऐड करना। तो आप देखेंगे कि अगर ये इथरनेट का हेडर है, तो ये 18 बाइट्स का है, 14 बाइट्स का हेडर और 4 बाइट्स का ट्रेलर। तो हम ये ट्रेलर तो मैंने समझा दिया। अब ये समझाना मेरे लिए बाकी है कि 14 बाइट्स के हेडर में क्या है। ये है बेसिक काम मैक सब लेयर का। एक नंबर 2, इसका काम ये है कि नीचे मीडियम है, मीडियम को एक्सेस करना है। इसके आगे क्या लगा हुआ है? मीडियम। इसके आगे क्या है? मीडियम। तो मीडियम को कैसे एक्सेस करना है? मीडियम एक्सेस। तो दूसरा काम है मीडियम एक्सेस कंट्रोल। दो काम, हेडर लगाना, हेडर को लगाएगा तो समझेगा भी यही, उसको प्रोसेस भी यही करेगा, उसको रिमूव भी यही करेगा। बात समझ आ रही है ना? तो ये काम है बैक सब लेयर का,
LLC तो आपने समझ लिया, कम्युनिकेट से कम्युनिकेट करता है, सैंडविच लेयर है। जबकि मैक्स सब लेयर का काम क्या है? हेडर लगाना, हेडर हटाना, लेकिन हटाने से पहले उसको प्रोसेस करना, और ट्रेलर लगाना। जो भी हमने ये एल्गोरिथम बनाया, ये एल्गोरिथम कहां पे इंप्लीमेंटेड है? मैक्स सब लेयर में। कुछ बात समझ आ रही? ओके, नाइस। तो जनाब, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द मीडियम, मीडियम को हासिल करना, मीडियम को हासिल करना। तो कहता है कि जनाब, पैकेट एक्सचेंज बिटवीन नोड्स, एक नोड ये है और इसका एनआईसी लेट करो कि ये है, दूसरा नोड ये है और उसका एनआईसी ये है। ने भी देखेंगे एनआईसी किसे कहते हैं। तो इनके दरमियान में मीडियम के जरिए एक दूसरे, चाहे मीडियम कॉपर भी हो सकता है, ये मीडियम फाइबर भी हो सकता है, और ये मीडियम एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, स्पेस भी हो सकता है। तो कहता है कि जनाब, पैकेट एक्सचेंज बिटवीन नोड, ठीक है, ये नोड 1 है और ये नोड 2 है। तो कहता है पैकेट एक्सचेंज बिटवीन नोड में एक्सपीरियंस न्यूमरस डेटा लिंक लेयर, मुख्तलिफ डेटा लिंक देखे। अभी आपने देखा प्रीवियस में, एक ही डेटा लिंक लेयर नहीं है। इथरनेट की अपनी डेटा लिंक लेयर होगी, लाजमी बात है। डब्ल्यू लैन की अपनी होगी, वाईफाई की, ब्लूटूथ की अपनी होगी, वाईमैक्स की अपनी होगी, फ्रेम रिले की अपनी होगी। हर एक की अपनी अपनी मैक्स सब लेयर है, हर एक की मुख्तलिफ है, सेम नहीं है। अगर सेम होती तो फिर तो टेक्नोलॉजी सेम थी। इसके मतलब लाजमी तौर पे ये एक दूसरे से डिफरेंट है। तो यही वो यहां पे कह रहा है कि जनाब, एक्सपीरियंस न्यूमरस डेटा लिंक लेयर्स एंड मीडिया ट्रांजिशंस, मीडिया भी रास्ते में बदलता रहता है। जैसे अभी सिंपल एग्जांपल, इस वक्त मेरा लैपटॉप मेरे एक्सेस रूटर से कनेक्टेड है, क्या है दरमियान में? एयर। एक्सेस रूटर स्विच से कनेक्टेड है, क्या है दरमियान में? कॉपर, ये नीली तार। और उस नीली, उसको स्विच से नीचे का स्विच किसके जरिए कनेक्टेड है? फाइबर। तो दैट इज दी मीडिया ट्रांजिशन। एक ही मीडियम का होना जरूरी नहीं है कि अगर आपने एयर पे डाला है तो बस इसको आखिर तक एयर पे पहुंचना है, नहीं। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर? तो कहते हैं, एट ईच हॉप along द पाथ a router performs फोर बेसिक लेयर टू फंक्शन। हमारा टॉपिक के बेसिकली राउटर हमारी फंक्शन, हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक क्या है? लेयर टू फंक्शंस। अब अगर मैं पूछूं, अगेन मुझे नहीं पता कि सीनियर्स मौजूद हैं कि नहीं है, लग तो रहे हैं। एक तो मुझे नजर आ गई इकरा, और बाकी सीनियर्स नमाज के बहाने शाम की नमाज का इंतजार में बैठ गए। तो चलो फिर, इकरा तुम ही जवाब दे दो। राउटर साहब किस किस लेयर के डिवाइस हैं? जल्दी से, शाम की अजान होने वाली है, उससे पहले पहले। कराची में किस वक्त होती है? तो जनाब, 3 मैसेजेस आ गए, जबरदस्त। लेयर रिशवान कहते हैं लेयर 3, इकरा भी कहती है लेयर 3। इसका मतलब है क्या? इससे मतलब क्या निकलता है? इस जवाब से मीनिंग क्या मेरे मेरे पास आ रही है? इज इट ओनली लेयर 3, विच मीन्स राउटर ओनली अंडरस्टैंड लेयर 3? इज इट द आंसर? yes or no? सिंपल बूलियन। इकरा, असद एंड रिशवान, क्या ख्याल है? डज इट मीन्स इट ओनली अंडरस्टैंड लेयर 3? असद शकूर ने कहा बिल्कुल जी ऐसा ही है। लेकिन बाकी दो सीनियर्स ने, रिशवान तो सीनियर नहीं है, रिशवान रिशवान कहते हैं नहीं। देखते हैं कि एक यस है, एक नो है, तो तीसरे पे डिसीजन होगा। तीसरे क्या क्या कहती है इकरा? इकरा कहती है यस। एंड आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू अल्लाह कि क्लास में जमहूरियत नहीं होती, वरना यस पे मुझे हाँ करनी पड़ती। क्लास में तो डिक्टेटरशिप होती है, मजे होते हैं। तो इसलिए आ, आमिना ने उसको नो करके न्यूट्रलाइज कर दिया।
कि नहीं, द राउटर is not only job is layer 3, it understand layer 3, but it also perform layer 2 and layer 1 functions as well. If the device is layer 3, इसका मतलब है कि it understand layer 1, understand layer 2 as well as layer 3. समझ आई? तो अब्दुल शकूर और इकरा, ये कहना गलत है. इट ओनली अंडरस्टैंड लेयर 3, डजंट अंडरस्टैंड लेयर 1 एंड 2. हाँ, इट डजंट अंडरस्टैंड लेयर 4, इट डजंट अंडरस्टैंड लेयर 4, बट इट अंडरस्टैंड 1 एंड 2. इसलिए यहां पे उसने लिखा, और आपको यहां से भी मेरी बात को उठा सकते थे कि राउटर विच इज a layer 3 डिवाइस परफॉर्म सम लेयर 2 फंक्शन. इसका मतलब है कि इसको भी ये समझता है, और डेटा लिंक लेयर 2 है, इसलिए हम इसकी वो फंक्शन में इंटरेस्टेड है जो कि लेयर 2 से रिलेटेड. आई होप यू गॉट इट. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहला काम क्या करता है? इवन स्विच भी ये काम करता है. ये 4 काम स्विच भी करता है, जो कि लेयर 2 डिवाइस है. ईथरनेट स्विच क्या करता है? सबसे पहला काम ये है कि जो फ्रेम इसकी तरफ आया है उसको वेलकम करे, यानी एक्सेप्ट करे. एक्सेप्ट द फ्रेम. कहां से? फिजिकल मीडियम से, यानी फिजिकल लेयर से. फिजिकल लेयर पे जो फ्रेम आया है इसकी तरफ, उसको क्या करे? एक्सेप्ट करे. एक्सेप्ट करने के बाद क्या करे? उसको, उसका हेडर रीड करे, यानी हेडर को प्रोसेस करे. हेडर को, जो भी हेडर है उसको प्रोसेस करे. अब आप, एक टिश्यू पेपर है, आपने टिश्यू पेपर इस्तेमाल किया. व्हाट टू डू विद दिस टिश्यू पेपर नाउ? थ्रो इट. क्या करें? गिरा नहीं. यही करते हैं ना, टिश्यू यूज किया, थ्रो इट. तो यहां पर भी हेडर को प्रोसेस कर दिया, इससे हमने वो जो काम करना था वो हमने इससे निकाल लिया. अब हम क्या करेंगे? इसको नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? इसको थ्रो कर देंगे. इसका मतलब इसको रिमूव कर देंगे, यानी इसको डी इनकैप्सुलेट कर देंगे. तो पहला आइटम, दूसरा आइटम. क्लियर होगी मेरी बात? हमने इसे हेडर हटा दिया. अब इसने आगे जाना है. अगर आगे आगे जाना है, जब डेफिनेटली जाना है, राउटर या स्विच अपने पास नहीं रख सकता. राउटर या स्विच अपने पास किसी पैकेट को नहीं रख सकता. उसने आगे या अगले राउटर को देगा, अगले स्विच को देगा, अगले एंड डिवाइस को देगा. तो देगा तो दोबारा उसके साथ नया हेडर, न्यू हेडर, न्यू हेडर ऐड करेगा. और इस नए हेडर को ऐड करने को कहते हैं री इनकैप्सुलेशन. क्या कहते हैं? री इनकैप्सुलेशन. नया हेडर लग गया, जवान हो गया, इसको आगे आगे भेज दो. तो चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड कर दो. क्या कर दो? फॉरवर्ड कर दो. तो कोई भी लेयर 2 डिवाइस इंक्लूडिंग राउटर क्या 4 काम करता है? पहला काम ये करता है कि रिसीव करो, एक्सेप्ट करो. एक्सेप्ट कर लिया तो उसका हेडर, जो कि इथरनेट के केस में 14 बाइट का है, 14 बाइट को, पहले 14 बाइट को रीड करो. रीड कर लिया. अब उसमें क्या आपको मिला? आपको इससे उसकी डेस्टिनेशन का पता चला. आपको ये पता चला मेरे लिए है भी कि नहीं है. अभी इसको आप समझेंगे. यानी आपने उसकी, उससे कुछ चीजें, कोई इंफॉर्मेशन निकाल ली. अब वो टिश्यू हो गया है, उसको फेंक दो, यानी डी इनकैप्सुलेट कर दो. 14 बाइट को उठा के फेंक दिया. अब दोबारा आगे वो नहीं जा सकता क्योंकि उसका हेडर नहीं है लेयर 2 का. नया हेडर उसके साथ लगा दो, यानी री इनकैप्सुलेट कर दो. अब री इनकैप्सुलेट हो गया है. अब आप उसको किसी भी पोर्ट से डेस्टिनेशन की तरफ, अगली हॉप की तरफ, अगली डिवाइस की तरफ, अगली नोड की तरफ निकाल दो. इसका फॉरवर्डिंग. तो लेयर 2 की 4 फंक्शंस क्या हैं? पहली फंक्शन आप बताएं, समन. लिखा हुआ है, कोई मुश्किल बात नहीं है. ओनली आपने यहां से रीड करके मुझे बता देना है. पहला फंक्शन क्या है? एक्सेप्ट करो.
पहला क्या है, एक्सेप्ट करो। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूं, आपको कह रहा हूं कि भाई आप जवाब दो, तो इसका मतलब है कि आपने पहला काम क्या किया है, उसको एक्सेप्ट किया है, सुना है। अब सुनने के बाद आपने उसको प्रोसेस किया है यहाँ पे कि मुझे क्या कहा गया है, मुझे कहा गया है ये पढ़ के सुनाओ। तो आपने पढ़ सुना दिया कि जी एक्सेप्ट करना है, यहाँ लिखा हुआ है। अब एक्सेप्ट हो गया। अब क्या हो गया है, एक्सेप्ट हो गया है। अब इसका मतलब चीज यहाँ पे आ गई है। अब आपने यहाँ उसको प्रोसेस करना है। प्रोसेस करेंगे तो उससे आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। मिसाल के तौर पे देखिए, मैंने इसको देखा, तो मैंने यहाँ प्रोसेस किया, पता चला ये ग्लासेस हैं। लेकिन जब मैंने इसको उठाया तो मैंने कहा ये ग्लासेस नहीं है, माउस है। तो मतलब यहाँ पे मैंने उसको प्रोसेस किया है। अब मैंने प्रोसेस कर लिया है। अब मैंने प्रोसेस कर लिया है। अब क्या चाहिए, अब ये चाहिए कि उससे काम ले लिया गया है, उसको उठा के फेंक दिया जाए, यानी डी इनकैप्सुलेट कर दिया जाए। जो हेडर पिछले वाले ने ऐड किया था, मैंने उस हेडर को उठा के बाहर फेंक दिया, हटा दिया। नो मोर नीडेड। अब मैंने उसको डी इनकैप्सुलेट कर दिया, तो अब उसका लेयर 2 का हेडर ही नहीं है, आगे वो नहीं जा सकता। इसका मतलब उसको एक नया टिकट देना होगा, उसको एक नया टिकट खरीदना होगा, देना होगा, यानी नया ही उसके साथ हेडर लगाना होगा, जो कहते हैं री इनकैप्सुलेशन, जो कहते हैं री इनकैप्सुलेशन। और अब फिर को नया दोबारा तैयार हो गया जाने के लिए, तो जाने दें उसे, फॉरवर्ड कर दें। ये चार काम है लेयर 2 डिवाइस के। तो लेयर 3 के डिवाइस, लेयर 4 के डिवाइस करें, तो वो भी अगर लेयर 2 के काम करेंगे तो यही चार काम करेंगे। इवन लेयर 5 का डिवाइस है, मेरा लैपटॉप लेयर 5 का डिवाइस है, लेकिन जब लेयर 2 का काम के पे आता है, तो मैं कह रहा हूँ ये लेयर 5 का है। इसका मतलब ये 4 भी समझता है, 3 भी समझता है, 2 भी समझता है, 1 भी समझता है। क्लियर है एवरीवन? सर आज बात समझ आ रही है? ओके। तो हमें नौशीन ने भी, शायान ने भी, आमिना ने भी ज्वाइन कर लिया, अच्छी बात है। तो जनाब, इसके बाद हम, कौन बनाता है ये डेटा लिंक के स्टैंडर्ड्स? क्योंकि अगर स्टैंडर्ड ना बनाए जाएं, आप आपके दिल में आ रहा है क्यों बनाते हो? फिर हर कोई अपने अपने मेथड इस्तेमाल करता। जब हर कोई अपने अपने मेथड इस्तेमाल करता, तो फिर हर एक के अलग अलग कंपनी के डिवाइस एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। जैसे मिसाल के तौर पे, जब मैं इस क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं पश्तो, although मैं पश्तो क्लास में भी यूज नहीं करता, लेकिन बाजों का मजे के लिए मैं पश्तो इस्तेमाल करता हूं। एक मजा पैदा करना होता है क्लास में, तो मैं एक पश्तो का वर्ड बोल देता हूँ। लेकिन मैं इस क्लास में क्यों नहीं बोलता? क्योंकि मोर एक्सपेक्टेड ये है कि एक स्टूडेंट हमारी जो है वो कराची से है, उसको पश्तो नहीं आती होगी, माइट भी नहीं आती होगी, माइट भी शी माइट भी उर्दू स्पीकर, और मे बी सिंधी स्पीकिंग। तो अगर वो सिंधी नहीं इस्तेमाल करती, तो फिर मेरे पास भी हक नहीं है कि मैं पश्तो इस्तेमाल करूं। इसलिए ऑलवेज रिमेन इधर विद उर्दू और विद इंग्लिश। इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड का होना जरूरी है। स्टैंडर्ड ने मुझे बताया मत इस्तेमाल करना पश्तो, क्या इस्तेमाल करना, उर्दू, क्योंकि उर्दू दोनों समझते हैं, इंग्लिश दोनों समझते हैं। तो यहां पर भी डेटा लिंक लेयर के भी स्टैंडर्ड होने चाहिए, ताकि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से बात कर सके। तो कौन सी डिवाइस, कौन सी इदारे हैं जो ये काम करते हैं? सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट, IEEE। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इज IEEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, ये भी लिखा हुआ है IEEE। दूसरा क्या है, ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तीसरा, अमेरिकन बेस्ड कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है NC, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। एंड फोर्थ, जिन्होंने OSI मॉडल दिया, ISO। तो ये चार इदारे ऐसे हैं जो कि मोस्टली डेटा लिंक लेयर के स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। नहीं, ये तीनों जो हैं इंटरनेशनल है। ये NC जो है सिर्फ अमेरिकन है।
इसलिए उसके नाम में भी है अमेरिकन नेशनल, अमेरिकन भी और उसके साथ क्या लिखा है, नेशनल। यानी उसको दुनिया को मानना उसके लिए जरूरी, उसके अपने मुल्क में अगर इस्तेमाल करता है तो करे, ना करता तो ना करे। लेकिन IEEE जैसा भी आपने देखा, वही कार्ड 802.11 का हो सकता है बना अमेरिका में हो सकता है बना चाइना में हो, ताइवान में हो, लेकिन काम पूरी दुनिया में करता है, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड किसने दिया है, IEEE ने दिया है। समझ आ गई। इसके अलावा लेकिन वो ऊपर की लेयर IETF जो है वो ऊपर की लेयर को, नेटवर्क लेयर एंड अबव को ये स्टैंडर्ड देता है। तो आपके डेटा लिंक लेयर के, आपकी मैक सब लेयर के स्टैंडर्ड मोस्टली यही इदारे दे रहे होते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम कल से स्टार्ट करेंगे, विच इज अबाउट दी टोपोलॉजीज। टोपोलॉजी का मतलब पहले क्लियर कर दूं ताकि कल हम उसमें फिर आगाज ले सकें। लाजमी तौर पे नेटवर्क का मतलब क्या है? नेटवर्क का मतलब है कि डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाए। नेटवर्क का बेसिक ऑब्जेक्टिव, नेटवर्क का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग। नेटवर्क किस लिए बनाया गया? इंफॉर्मेशन शेयरिंग। ठीक है ना, आप एकदम आते हैं यहाँ पे, गूगल करते हैं, और जो चीज आपको चाहिए होती है आप वो यहाँ पे, जैसे मिसाल के तौर पर कुछ देर पहले मुझे ये कमांड चाहिए थी, सारी कमांड तो मुझे याद नहीं हो सकती, किसी को भी नहीं हो सकती, तो मुझे एक कमांड चाहिए थी। मैंने लिखा कमांड चेंज प्रायोरिटी ऑफ सिस्को स्विच, मुझे बताया कि जी ये कमांड है, मैंने यूज कर ली। इसका मतलब है कि इंफॉर्मेशन को मैंने शेयर, किसी ने इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी, मैंने उस इंफॉर्मेशन को उसके साथ शेयर कर लिया। ये बेसिक काम, नेटवर्क का बेसिक काम क्या है? इंफॉर्मेशन शेयरिंग। बात कभी भी कह सकते हो हार्डवेयर शेयरिंग। आप कहेंगे ये कैसे मुमकिन है? भाई हार्डवेयर शेयरिंग में अल्दो हम अच्छे लोग नहीं है, हम हर बंदा अपने अपने कमरे में प्रिंटर लेके बैठा हुआ है। बाहर मैंने नहीं देखा कि इवन डायरेक्टर भी है तो उसके कमरे में प्रिंटर नहीं है। प्रिंटर कहाँ पड़ा है? एक जगह पे, एक रूम में 100 प्रिंटर पड़े हैं, हैवी ड्यूटी प्रिंटर पड़े हैं, और हर कोई अपने यहीं से बैठ के अपने डिवाइस से प्रिंट की कमांड भेज रहा है, और उस कमरे में पेजेस भी पड़े हैं, सब कुछ पड़ा है, जाके बस अपना पेजेस वहां से उठा लो। तो आपने प्रिंटर, ये प्रिंटर क्या है? मूसा कह रहा है हार्डवेयर है। प्रिंटर क्या है? हार्डवेयर है। हर वो चीज जिसको आप टच करें वो हार्डवेयर है ना, तो प्रिंटर भी हार्डवेयर है। तो आपने सबने प्रिंटर को क्या कर लिया है? शेयर कर लिया है। जो मतलब इंफॉर्मेशन शेयरिंग, हार्डवेयर शेयरिंग, ये काम है किसका? नेटवर्क का। अब अगर ये काम है नेटवर्क का, लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर ये काम है नेटवर्क का, ये अगर ये काम है नेटवर्क का, तो इसका मतलब है कि जरूरी है कि जो भी नोड्स हैं, मिसाल के तौर पे नोड 1, मिसाल के तौर पे नोड 2, मिसाल के तौर पे नोड 3 एंड सो ऑन, इनको आपस में, नोड 4, नोड 5, सो ऑन, इनको आपस में जोड़ना पड़ेगा, इनको आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो ये जो उसकी पिक्चर आपको नेटवर्क की नजर आती है, इसको कहते हैं टोपोलॉजी। क्या कहते हैं? टोपोलॉजी। तो हम इस कोर्स में या इस टॉपिक में, क्योंकि हमें पता है, और ये किस लेयर पे है? अगेन लेयर 2 पे। टोपोलॉजी इज ए, इट इज द नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन, इट इज द नेटवर्क representation, how network is being represented, how the network looks like. आसान हो गई ना बात? दिस इज कॉल्ड सिंपल टोपोलॉजी। तो हम कल के क्लास में, क्योंकि हमारे CCNA में नेटवर्क्स तो मुख्तलिफ किस्म के हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दी बॉडी एरिया नेटवर्क, जो कि बहुत ही छोटे डिस्टेंस, बॉडी क्या है, मतलब एक सेंसर यहाँ है, एक सेंसर यहाँ लगा हुआ है, दे आर कम्युनिकेटिंग विद फ्यू सेंटीमीटर अपार्ट या फ्यू इंचेस अपार्ट। फिर पर्सन एरिया नेटवर्क, जैसे मैंने अभी आपको ब्लूटूथ की एग्जांपल दी, तो ब्लूटूथ में आप क्या करते हो?
ब्लूटूथ में आप यही करते हो कि आपका एक, जैसे अभी मैंने कहा, देखिए, एक डिवाइस यहाँ लगा हुआ है और एक हार्डवेयर यहाँ है, यानी लैपटॉप है। फ्यू, मे बी अप टू फ्यू मीटर, बाद में मे बी मैं शेयर तक चला जाता हूँ, मेरी जो आवाज फिर भी थ्रू दिस लैपटॉप को मिल रही होती है और लैपटॉप उसको ट्रांसमिट कर रहा होता है। हो सकता है कि ये माउस मैं उठा के उस टेबल पे ही रख दूं और वो इसके साथ कम्युनिकेट करे। इसका मतलब कुछ ज्यादा फासला है कंपेयर टू द बॉडी, इसलिए इसको कहते हैं पर्सनल एरिया नेट। फिर इससे बड़ा क्या है पर्सनल एरिया नेटवर्क से? लोकल एरिया नेट। और ये सीसीएनए के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट। फिर इससे बड़ा क्या हो सकता है? कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क, जैसे हमारा पेशावर यूनिवर्सिटी का कैंपस है, होना तो ये चाहिए कि तमाम डिपार्टमेंट, तमाम यूनिवर्सिटीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हों, ताकि एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो। देखो ना, अमेरिका ने आज से 20 और 25, 45, 50 साल पहले नेटवर्क इसलिए बनाया कि यूनिवर्सिटीज एक दूसरे के साथ कॉपरेट, कोऑर्डिनेट करें, ताकि मैं सुपर पावर बन जाऊं। हमारी यूनिवर्सिटी साथ साथ है, लेकिन हमें इसकी कोई जरूरत फील नहीं होती। दैट इज कॉल्ड कैंपस एरिया नेटवर्क। देन इससे ऊपर क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लाइक इन योर सिटी, पूरा शहर, पूरा डिस्ट्रिक्ट, पूरा टाउन। और इसके बाद है वाइड एरिया नेटवर्क। अगेन फ्रॉम द सीसीएनए परस्पेक्टिव इट इज इंपॉर्टेंट। तो इसलिए कल की क्लास में विल बी स्टार्टिंग विद द लैंड टोपोलॉजीज एज वेल एज विद द वैन टोपोलॉजीज। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? आफ्ताब, असद, हमजा। हमजा तो बहुत ही खामोश रहा है। इतनी खामोशी, पूरी क्लास में खामोशी। तो जनाब, दो तीन वो हैं। राइट सर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ऑल क्लियर, नाइस क्लास टुडे, थैंक यू वेरी मच। नो सर, क्लियर। Anyhow, so thank you very much, online student. What about the physical student? Any question? No? So, chale, for today, it's enough. Inshallah, we'll be continuing from the next, will be, as I told you earlier, that we'll be talking from tomorrow, inshallah, LAN and WAN technologies. And then we'll go into the last topic of this chapter, which is about the frame. हमने पढ़ लिया है कि जब हमारे पीडी नेटवर्क लेयर के पीडीयू के साथ डेटा लिंक लेयर अपना हेडर लगा देती है, ये डेटा लिंक लेयर जो यहाँ पे पड़ी है ये अपना हेडर लगा देती है, तो अब हम उसको आईपी पैकेट नहीं कहते, क्या कहते हैं? फ्रेम कहते हैं। हम उस फ्रेम को पढ़ेंगे जो कि ये वाला कार्ड प्रोड्यूस करता है, यानी ईथरनेट। क्लियर हो गया? थैंक यू वेरी मच। कौन सा एग्जाम रहता है? क्यों नहीं किया? बस इस एग्जाम के से पहले वो दोबारा एक्टिवेट कर दिया जाएगा, ताकि आप उसको कर डालें। क्योंकि अभी छठे चैप्टर पे आ गए, तो मेरे ख्याल से सातवें चैप्टर के बाद प्रॉब्ली एक और एग्जाम आ जाएगा, तो ट्राई किए आप तो पूरा कर। मिड टर्म क्या क्या के बाद ही शुरू होगा इंशाल्लाह। आप किस यूनिवर्सिटी में? अच्छा, नहीं, मैंने अपने लिहाज से मिड टर्म कहा, यानी ये तकरीबन मिनिमम टू टू मंथ्स लगेंगे।